कास्टिंग डायरेक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री से। आज हम सब फिल्म उल्लू है के सेट पे है, जहाँ पे मौजूद है राजीव निकम, जो कि बॉलीवुड के एक नंबर 1 कॉमेडियन है। हाय राजीव जी, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, हम सब उल्लू हैं। मल्टी स्टारर मूवी है। ओके, हम सब उल्लू हैं, मतलब कितने सारे उल्लू हैं। हम भी उल्लू हैं। हाँ, हम सभी उल्लू हैं। मल्टी स्टारर मूवी है। अच्छा, हाँ, क्योंकि इतने सारे उल्लू जितने इस फिल्म में देखने को मिलेंगे, इतने सारे उल्लू कभी किसी फिल्म में देखने को नहीं मिले, ना देखने को मिलेंगे। ओके। अच्छा राजीव जी, हम आपकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। आपका सफ़र इतने साल इंडस्ट्री में जो आपने दिए इंडस्ट्री को, एक नॉर्मल एक्टर से लेकर इतने बड़े सेलिब्रिटी तक, आपकी जर्नी कैसी रही? आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में हम लोग थोड़ा जानना चाहते हैं। क्योंकि जर्नी इतनी लंबी है। मुझे 21 साल हो गए हैं। ओके। इस नगरी में 21 साल पहले मैं उत्तर प्रदेश एक छोटे से शहर कानपुर के पास लगा हुआ गाँव ओके शहर है, उसके गांव से मैं मुंबई आया। और 21 साल पहले जब मुंबई आकर के मैंने अपना काम, अपना प्रोफेशन, अपनी चीज़ें शुरू की, उस वक्त का दौर बहुत बिल्कुल अलग था। तो बहुत स्ट्रगल टाइम हुआ होगा ना उस टाइम पे, जब नए नए थे आप इंडस्ट्री में? मेरे लिए तो स्ट्रगल था ही, बट वो समय ऐसा था कि आम लोगों के लिए भी स्ट्रगल था। अच्छा। क्योंकि उस वक्त इतने सारे चैनल्स नहीं थे, तो इतना सारा काम नहीं था। सही है। मोबाइल नहीं था, क्योंकि मोबाइल से बहुत सारी कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन है ना। तो और इसके अलावा रहने की इतनी जगह नहीं थी। अब यहाँ से देखिए, दिल्ली से लेकर के मनाली, गोरेगांव, बिना रोड तक बहुत सारी रहने की जगह नई डेवलप हो गई है। तो बड़ा संघर्ष का दौर था। आम जीवन से भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता था उस वक्त। लोकल ट्रेन से आकर के, और इसके बाद फिर अंधेरी स्टेशन उतर के लोखंडवाला, आदर्श नगर, जुहू, यहाँ सब जगह जा करके पैदल जाना, क्योंकि फिक्स पता नहीं होता है कहाँ जाना है, इतने सारे पैसे नहीं हुआ करते थे। और तो बहुत इमोशन हो जाते होंगे ना, कभी मेंटली डिप्रेस, अब किसी इतने बड़े बड़े सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं और फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण आप वो सपने पूरे नहीं कर पा रहे हो, बहुत दुख होता होगा ना उस समय? दुख तो ऐसा था कि उस वक्त तो दुख भी बड़ा छोटा सा लगता था। अच्छा। दुख शब्द जो है वो छोटा सा लगता था। एक संघर्ष का दौर, जब आपको पता नहीं है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, कल क्या होगा, 4 दिन बाद किससे मिलना है, शाम को कैसे खाऊंगा, सही है। ये 2 रुपए कल उसको फोन करना, वो 2 रुपए कहाँ से आएंगे। आज मैंने अपना बैग कहीं रखा था, शाम को 4 बजे आकर के आप अपना बैग उठा लीजिए। उस वक्त कुछ पता नहीं होता था कि ये बैग उठा करके मैं कहाँ जाऊँगा, और जेब में पैसे भी नहीं होते थे, और सुबह का भूखा भी हूँ। ओह माय गॉड। और बिल्कुल सोचने की शक्ति, फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे ना ये सब चीजें से? मतलब कुछ समझ में नहीं आता था, और ये भी समझ में नहीं आता था कि ये आज है, कल नहीं होगा, इस बात की भी कोई गारंटी। और आपका इतना बड़ा सपना था बॉलीवुड में नाम कमाना, एक नंबर 1 कॉमेडियन बनना, तो बहुत डिफिकल्ट हुआ रहेगा ना वो टाइम? डिफिकल्ट मतलब जब आपको पता ही नहीं कि कल मेरे साथ क्या होगा। पर्सनल जिंदगी से स्ट्रगल, अभी तक मैंने इंडस्ट्री का स्ट्रगल शुरू ही नहीं किया था। अच्छा। ये पर्सनल लाइफ का, भाई इंडस्ट्री का स्ट्रगल तो तब आप शुरू करेंगे जब आपके पास ठीक ठाक पहनने के लिए कपड़े होंगे, टाइम होगा, पॉकेट में पैसे होंगे, आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी कला दिखाएंगे, तब वो शुरू होगा। वो सफ़र ही नहीं शुरू हो पाया, तो फिर किसी कंपनी में कुछ छोटा मोटा काम करना पड़ा। ओके। किसी दादर में और गांधी मार्केट साइड में एक है, तो वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें थी, तो उन लोगों से संपर्क हो गया, तो वो लोग कुछ घंटों के लिए भी यहाँ पर खड़े हो जाओ, तो वो मुझे खाना खिला दिया करते थे। 10-20 तो आप सोते कहाँ थे? और सोने का भी सिलसिला ऐसा होता था, जब दुकान वालों के साथ मिल गया तो पूछा करते थे, यार भाई आप कहाँ रहते हो, कहाँ सोते हो? तो कोई बोलता मेरा तो खुली वहाँ पे, चलो मैं आज उधर ही आ रहा हूँ, अच्छा रात में तो मतलब लेट हो जाएगा, तो वही बात करते करते सो जाएंगे। किसी को ये नहीं बताता कि मेरे पास घर नहीं है ना, ऐसे कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, लेट हो गया, मजे कर रहे हैं, तो आपके मुंह से मैं ये बात निकलवा लूँ कि यार रात को भी कहाँ जाओगे, ये सो जाओ। अरे तो कर रहे हैं, तो बहुत फील होता होगा ना ये सब चीजें लाइफ में, आपका इतना बड़ा सपना बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम कमाना, और ये सब इंसिडेंट्स लाइफ में आपका सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, बहुत लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए होगे ना? काफी बहुत सारी चीजें थी, और कभी किसी के कारखाने में मैंने अपना सामान रख दिया,
पब्लिक टॉयलेट में जा कर के फ्रेश हो गए, वहाँ पे जाके कपड़े चेंज कर लिए, तो सब इस तरीके से ज़िंदगी चलती थी। और कई बार मन में ये भी होता था कि क्यों आ गया यहाँ पर, अपना झोला और बैग उठाऊँ अपना वापस अपने कानपुर। कभी कभी इंसान लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उनके सपने पूरे नहीं होते, सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन ये था कि नहीं यार कुछ करना तो है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई बॉलीवुड इंडस्ट्री में? आपका पहला कदम क्या था? शुरुआत ही मेरी बड़ी मुश्किल रही, क्योंकि मैंने बताया कि पेट की आग से ही जूझ रहा था। सही है। और उसके बीच में अपने को काम भी करना, उस वक्त इतने संसाधन भी नहीं थे, टीवी चैनल्स नहीं थे, प्रोग्राम नहीं थे, मैं किससे काम मांगने जाऊँ, हालात भी ऐसे हो गए थे। तो मैंने अपना कंटेंट खुद क्रिएट करना शुरू किया, लिखना शुरू किया मैंने। मैं लिखता रहता था, जोक्स बनाता था, जहाँ रहता था छोटी बस्तियों में आसपास लोगों को देखता था, करेक्टर देखता था, उनको कर करके लिखता था। और उस वक्त चलता था ऑडियो कैसेट्स का दौर, कॉमेडियंस के ऑडियो कैसेट्स का दौर। तो वो बहुत बड़ी बात थी। जैसे आज टीवी शो आते हैं, अगर आपका ऑडियो कैसेट आ गया, ऑडियो कैसेट आपका चल गया, तो इक्विवेलेंट उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। हाँ, बड़ी बात थी। तो मैंने कोशिश करनी शुरू की, मैंने कहा बाकी के जितने कॉमेडियंस हैं सारे लोग आवाज हो ये वो दो चार चुटकुले कुछ यूनिक करो लोगों से, कुछ डिफरेंट करो, कुछ नया कंटेंट बनाओ कुछ लोगों को। वो मैंने बनाना शुरू किया, काफ़ी कुछ लिखना शुरू किया। उसके बाद फिर अलग अलग कंपनीज में जा करके कि सर मैंने ये बनाया है, ये किया है। लोग कल आओ परसों आओ, नहीं मज़ा नहीं, तुमको कौन जानता है, तुम्हारा कैसेट क्यों बनाऊँ मैं, नहीं यार खर्चा होता है, तुम्हारा बिका नहीं बिका है ना, नहीं अच्छा काम करो, मंडे को फ़ोन करो, फिर सैटरडे को, ऐसे महीनों तक के खिलाते थे। तो ऐसा लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ आपके जो बहुत इमोशन हुआ, जिसके वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ हो लाइफ में? बहुत बड़ा इंसिडेंट, बहुत बड़ा। ये मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत पूरी तरीके से व्यक्तिगत था अभी तक। ऐसा क्या हुआ था आपके लिए? कि मैं यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था, मैंने आपको पूरी बातें बताई, पैसे से, पेट की आग से, काम से, रहने से, स्वास्थ्य भी काफ़ी गड़बड़ हो गया था। और उस वक्त मैं जब कानपुर से आया था तो कई सालों से एक लड़की से मोहब्बत थी। कोई क्या नाम था उस लड़की? और काफ़ी हम लोग आगे दोस्ती यारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। मेरा सिर्फ इतना था कि मैं कुछ छोटी सी जगह छोटा सा मुकाम हासिल करूँ। अच्छा। तो फिर इसके साथ मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊँगा। अच्छा। साल 2 साल 3 साल तो मैं खाता रहा। फिर 2-3-4 महीने हो जाते थे, याद भी आती थी, फ़ोन थे नहीं, लेटर आया करते थे एक दूसरे को। अच्छा, उस जमाने में हम एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे। तो 4-5 महीने में 8 महीने में चला जाता था, कुछ दिन के लिए मिल के आता था, फिर उसको ये करके जल्दी थोड़ा अगर कुछ हो जाए। क्या नाम था उस खूबसूरत लड़की का? वो कानपुर से थी। नाम भी अब ना पूछे तो अच्छा है, क्योंकि नाम का इतना कुछ मायने नहीं है। उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये संघर्ष करते करते 3-4 साल गुजर गए। मेरा मोमन होता था कि उनके घर परिवार के लोग, क्योंकि मैं कुछ अपना ही नहीं सर्वाइव कर पा रहा, नहीं खा पा रहा हूँ, क्या संभालोगे? बरोबर, वो डिफिकल्ट कहाँ होगा। रखूँ मुझे शहर में। फिर उनके घर वालों में शायद कहीं शादी वादी का चीज़ों का जो भी, तो फिर कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं हुआ। एक दिन फिर वापस टूट करके मैं कानपुर गया। मेरे कम से कम उसको मिल के आते हैं वहाँ से एनर्जी। जब मैं कानपुर पहुँचा तो इतना बड़ा झटका, सदमा, वो जो जिसके साथ ज़िंदगी बिताने के समय हम लोगों ने देखे, बहुत सपने सजाए थे आपने, वो लड़की दुनिया में नहीं रही।
वो रही नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर चूँकि हम कलाकार लोग हैं, उसके बाद बहुत कुछ हुआ जो बहुत कुछ ऐसा बताने जैसा भी नहीं है। मैं अपने आप में मतलब मैं अपने आप को दोषी मानता था कि शायद अगर मैं कुछ लायक हो गया होता, कुछ चीज़ें चलती तो मैं इसको ले आता है तो ऐसा नहीं बच भी जाती चीज़ें। बहुत टूट गए होगे ना पूरी तरह से, बहुत दुख हुआ होगा जो इतने साल संघर्ष किया फिर मैं टूट गया, मैं बिखर गया। मतलब मुझे अपने जीवन से ही सारी चीज़ें, और मैंने पहली बार संघर्ष करते करते इतना समय हो गया था, मैं कभी कोई नशा नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। कई दिन हो गए, काफ़ी दिन मुझे रात में नींद नहीं आती थी, सपने आते थे, उठ के जागने लगता था, चिल्लाने लगता था। कभी मुझे लगता था दिखने नहीं, तो मैंने पहली बार किसी दोस्त ने मेरी हालत को देख कर कह दिया, यार टेंशन से बड़ा चला, उसने मुझे शराब पिलाई पहली बार। मुझे इतनी कड़वी चीज़ें, पर उसको पीने के बाद मैं और रोया उसके साथ बैठ करके। तो उसकी गम में अपने पीना शुरू किया। गम में चीज़ें मतलब जिंदगी ही थी, कहने को तो कई बार ये होता है कि फ्रेंड चीज़ें, लेकिन जिसके साथ आपकी जिंदगी चीज़ें, तो मेरी दुनिया ही खत्म हो गई, मेरे सपने खत्म हो गए। फिर मैंने सोचा कि मैं मुंबई किस लिए जाऊँ, मुझे अब क्या करना है, जिस लिए करना था, जो कुछ करना था, तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। फिर एक समय ऐसा आया कि वो एक बार जो जिंदगी हालात चीज़ें, फिर आदत पड़ गई कहीं ना कहीं। वो दर्द था, तकलीफें थी, और जीने का मन नहीं करता था। करते करते मेरे घर वाले परेशान हो गए। अपनी माँ की तकलीफ देखता था मैं कि मेरी माँ किस तरीके से मुझे देख करके परेशान होती है, मेरे फादर कैसे परेशान होते हैं। कई बार मैं रात में कहीं बेहोश पड़ा हूँ तो घर वाले ढूंढने जाया करते थे। तो मेरे को लगता था कि अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल दौड़ होगा ये आपके लाइफ में, बहुत मुश्किल हुआ रहेगा ये सब चीज़ों से बाहर निकलना, फिर से ऑडियंस को हंसाना, कॉमेडी करना। नहीं, मेरे मूड से ही निकल गया, सब कुछ निकाल दिया। और मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि अब मैं जी नहीं पाऊँगा। उसी दरम्यान कानपुर में एक कार्यक्रम होता है गंगा नदी के किनारे, तो वहाँ पे कवि सम्मेलन था, 10,000 के करीब जनता आई होगी वहाँ पर। और कुछ लोग मेरे पास आए, बोले वो कवि जिस ट्रेन से आ रहे हैं वो थोड़ा सा लेट है, तो राजू भाई आप चलो थोड़ी देर 10 मिनट तो मैं थोड़ा ये करके। तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने सब छोड़ दिया, मुझसे मुश्किल हो गया। लेकिन उस वक्त मैंने आपको बताया कि 10-5 रुपए वहाँ पे मोहताज हो गए थे। फिर घर वालों ने देने बंद कर दिए कि इसको 10 रुपए भी दो कहीं से। तो घर वालों ने भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट, घर वालों ने भी नेगलेक्ट कर दिया, और नेगलेक्ट करने लायक था भी मैं उसको। मैंने उससे बोला मेरा भाई घर से मेरे को उठा के चलो और मेरे को इतने पैसे दे देना ताकि मेरा 2-3 दिन में काम हो जाए और मेरे को यहाँ छोड़ देना। हाँ चलिए लेके गए। कपियों की ट्रेन काफ़ी लेट हो गई, तो कर्टन बंद था, कर्टन के बाहर ही बाइक लेकर क्योंकि वहाँ से उनसे कमिट किया था मैं। फिर जब हंसाने लगा तो जो 10,000 लोगों को हंसते हुए जब मैंने देखा तो मेरे अंदर वापस शक्ति आई। आपने कहा एक कॉन्फिडेंट आ गया, अपने आप को खत्म करने जा रहा था, मतलब मैं इन 10,000 लोगों को खत्म करने जा रहा था। जो आपसे इतना प्यार करते हैं, इन 10,000 लोगों की होठों की चेहरे की हंसी और खुशी छीनने जा रहा था। ये तो दूसरे शहर में 50,000 है, तीसरे में 1 लाख है, पूरे विश्व में 50 लाख करोड़ों लोगों की जो आज मैं जिंदगी में जो कुछ भी हुआ अपने इस गम को, अपनी इस तकलीफ को, अपनी इस स्ट्रगल को एक मकसद बनाता हूँ, लोगों को हंसी बांटूँ। पर मैंने उस दिन से वापस अपने आप को उठा कर क्या मैं लोगों को हंसाऊँगा। बेशक ये मेरा पेशा भी, इससे मैं पैसे भी लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने उसको सेवा भाव के लेवल पे लिया।
लोगों को खुश रखने के लिए, लोगों के चेहरे पे हंसी लाने के लिए। सेवा भाव के साथ से दिया मैंने, और आज भी मैं सेवा भाव से काम करता हूँ। जब भी शो करता हूँ, शो करता हूँ, वहाँ से पैसे मिलते हैं। पैसे में कभी आज तक मैंने झगड़ा नहीं किया, जिसने जो दे दिया, जो दे दिया आपने रख लिया। पैसे कभी किसी से किसी से एक एक टाइम के लोग, अरे भाई आपको तो इतना बजट। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना समय दिया।